गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम साइंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे, अच्छा से अच्छा स्कोर किए होंगे। तो अब बारी है कि आपने एग्ज़ाम में कितना सही लिखा, उसको मिलाने की, चेक करने की कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने साल भर में कितना मेहनत किया है और उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब उसको चेक करने की बारी है। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का जो एग्जाम हुआ है उसका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे और आप लोग मिलाएंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड पर भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026। ठीक है, और आज डेट है 21 फरवरी 2026। 21 फरवरी 2026 को आज साइंस का एग्जाम हुई है। ठीक है, और आप लोग एग्जाम दिए हैं तो चेक कीजिए कि आप लोगों का कितना सही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? आहार नाल, ठीक है, मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं और जिस रास्ते वो जाता है उसके साथ जो जो क्रियाएं होती है उस रास्ते को आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, तो भोजन का पाचन कह रहा है कि इसका पूर्ण कहां पर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में जाकर के समाप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहां होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी अर्थात ऐसा जीव जो मरे हुए जीवों के ऊपर पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उस जीव को हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ये मरे हुए जीव पर निर्भर नहीं रहता है। 2 में है अमर बेल, ये भी मरे हुए जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। अमर बेल एक प्रकार का लत्ती होता है जो पेड़ पौधों के ऊपर अपने आप आ जाता है। ठीक है, जो जिंदा पेड़ पौधा रहता है उसके ऊपर आ जाता है। क्लियर है, उसके बाद उड़हुल, उड़हुल आप लोग जान रहे हैं, यह एक प्रकार का फूल है। ठीक है, 4 में है गोबर छत्ता, अक्सर आप लोग देखते होंगे गांव घर में जहां गोबर ज्यादा फेंकाता है या सड़ा गला पदार्थ ज्यादा फेंकाता है रहता है, वहां पे गोबर छत्ता उग आता है। इसको कुकुर मुत्ता भी कहा जाता है, कुकुर मुत्ता। ठीक है, और इसी को मशरूम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मशरूम भी कहा जाता है। तो यह गोबर छत्ता जो है सड़े गले पदार्थ पर ये अपने आप उगाता है, मतलब जो जीव मर जाते हैं उसके ऊपर ये आता है, इसलिए इसको मृतोपजीवी कहा जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीत रस किससे स्रावित होता है? ठीक है, पीत रस किससे स्रावित होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, पीत रस यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा रहता है।
एकत्रित रहता है, स्टोर रहता है, निकलता है यकृत से और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। देखिए बच्चों को फंसाने के लिए किस तरह के शब्द लाया जा रहा है। यहां मत्स्य लिखा है, इसको तो मछली भी लिख सकता था, ठीक है, इसको क्या लिख सकता था, मछली भी लिख सकता था, लेकिन यहां बच्चे का दिमाग का टेस्ट लेना है, ठीक है, तो इसलिए यहां क्या लिखा गया है, मत्स्य। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो भी गए होंगे। तो कह रहा है कि मछली के मुख्य श्वसन अंग क्या है, मतलब सांस लेने का अंग कौन सा है। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, ठीक उसी तरह मछली किस चीज से सांस लेती है, किस अंग से सांस लेती है, ठीक है। जैसे मछली को आप निकालते होंगे पानी से, उसका दोनों तरफ से गलफाड़ा जो है पंप करने लगता है, जल्दी जल्दी फैलने लगता है और सिकुड़ने लगता है, मतलब वो गलफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। तो मछली और उसी गलफड़ा को गिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिल्स कहा जाता है। देखिए यहाँ शब्द का खेल देखिए, यहाँ मत्स्य डाल दिया और यहाँ गिल्स डाल दिया, गलफड़ा रहता तो आप लोग टिक कर लेते, ठीक है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या हो गया, गिल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे शरीर में जो कोशिका है उसको ऊर्जा किस चीज से जल्दी मिलता है, ठीक है, तो वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, मतलब किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है, अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। क्लास 10 में नहीं, क्लास 8 में, 9th में, 10th में, सब में लगातार आप लोग पढ़ते होंगे कि किण्वन के लिए ईस्ट उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है, ईस्ट। ईस्ट जो है किण्वन की क्रिया करता है, ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है। आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त क्या है, ठीक है, रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, संयोजी ऊतक, ठीक है, वसा नहीं है, इथेलियम नहीं, एपिथेलियम नहीं है, इनमें से कोई का तो ऑप्शन खत्म हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय, हम लोग का जो हृदय है, धड़कन जिसको बोलते हैं, हार्ट जिसको बोलते हैं, यह किसका भाग है, यह काम क्या करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को प्रेशर देता है और रक्त को एक जगह से पूरे शरीर में फैलाने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये पाचन का काम नहीं करता है, उसी तरह यह श्वसन का भी काम नहीं करता है, ठीक है, ये उत्सर्जन का भी काम नहीं करता है, हार्ट से कुछ निकलता नहीं है, ठीक है, ये परिवहन का काम करता है। क्या काम करता है, परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे जगह वस्तुओं को ले जाना। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करके हमारे शरीर, पूरे शरीर में ये दौड़ाता है, इसी की वजह से आपका ब्लड जो है शरीर में दौड़ते रहता है, ठीक है, क्योंकि ये पंप करता है, बार बार रक्त को जो है दबाता है, ब्लड को ये पंप करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब कैल्शियम, अधिक दबाव पड़ता है कैल्शियम के ऊपर, जिससे ताप बढ़ जाता है, ठीक है, तो वह एक पत्थर का रूप, ठोस पत्थर का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम किधर है, ये Ca, क्या है, Ca, इस पे ताप पड़ेगा मतलब हीट होगा और वहां कुछ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, तो ये कैल्शियम कुछ जलता है, मतलब इसमें कार्बन आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है CaCO3, ठीक है, इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम
कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब वो काफी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये तो काफी प्रबल है। ठीक है, उसी तरह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह पत्थर को भी गला देता है, इतना पावरफुल होता है। HNO3 ये भी काफी पावरफुल होता है। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है प्रबल अम्ल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, इस दोनों को मिलाने से एक्वारेजिया बनता है और यह इतना पावरफुल होता है कि इसमें जब हम धातु रखते हैं, जैसे सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, तो उसको गला देता है। गांव घर में जो गहना झाड़ने वाला आता है, साफ करने वाला आता है, वो इसी का इस दोनों के मिश्रण का उपयोग करता है, यौगिक का उपयोग करता है। मिश्रण नहीं, यौगिक का उपयोग करता है, जिसको एक्वारेजिया बोला जाता है। जैसे उसमें गहना को डालता है, वो गहने को जो है गलाने लगता है। ठीक है, ऊपर का परत हट जाता है, जिससे गहना आपका क्या होता है? फिर से चमकने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होता है? क्लास 10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, अम्ल क्षार एवं लवण में। ठीक है, कि विलयन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय, ठीक है, एक होता है उदासीन, और तीसरा होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो यह अम्लीय विलयन जो होता है, इसका गुण होता है कि नीला लिटमस पत्र को ये कैसा कर देगा? लाल कर देगा। उदासीन कोई फर्क नहीं करेगा, और क्षारीय इस लाल को फिर से नीला कर देगा। ठीक है, लाल को क्या कर देगा? फिर से नीला कर देगा। लाल को क्या कर देगा? ये फिर से नीला कर देगा। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को, नीला को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। तो हमारा कौन है? अम्लीय। क्या होगा ये? अम्लीय। तो अम्लीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। उदासीन कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 होगा। और क्षारीय कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा विलयन कैसा होगा? लाल कर देता है तो अम्लीय होगा। अम्लीय होने के लिए उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से कम। तो 7 तो होगा नहीं, 11 ये भी ज्यादा हो गया, ये क्षारीय हो जाएगा। 8 भी क्षारीय हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यह अम्लीय विलयन होगा और यह नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना आप लोग पढ़े होंगे कि जब कैल्शियम को पानी में डालते हैं तब वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और वो जो पदार्थ बनता है आपका, वही आपका बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, हाइड्रोजन किसमें है? इसमें है नहीं हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2, मतलब कैल्शियम प्लस H2O। जब दोनों को मिलाते हैं तो बनता है CaOH ट्वाइस। क्या बनता है? ट्वाइस। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बुझा हुआ चूना। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है
कि ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। आप लोग अम्ल का स्रोत में पढ़े होंगे कि टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में भी एस्टिक अम्ल। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, उम्मीद है कि इसमें अधिकतर आप लोग का सही हुआ होगा, क्योंकि कोई बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सभी का क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही है, टेक्स्ट बुक से ही है। तो उम्मीद है कि यहां तक तो आप लोग का अभी तक बढ़िया चल रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। क्या है, अधातु है। तो आप लोग जानते हैं Fe लोहा, Al एल्युमिनियम, Au औरम, औरम मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, तो ये बच रहा है सी। सी से क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन। यह एक क्या है, अधातु है। धातु और अधातु चैप्टर का जो ये है, शुरू से ही बताया जाता है कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में कितने परमाणु, एक। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक, हीलियम का परमाणु संख्या दो। एच से हीलियम होता है, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना, दो। क्वेश्चन क्या है, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो। क्या होगा, दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये अक्सर लोग ऐसे भी याद रखता है। ठीक है, कि सोल्डर किससे बना होता है, मिलकर के, सीसा और टीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आप लोगों को बहुत बार बताए थे कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर जाकर के मिलना या एक बिंदु पर फोकसित होना। तो कौन सा लेंस है जो सभी प्रकाश को एक बिंदु पर भेजता है। तो आप लोगों को बहुत बार बताए थे कि उत्तल लेंस से गुजरने वाली सभी किरणें अपवर्तन के बाद आगे चल करके एक बिंदु पर मिलती है। कितने बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। इसलिए इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, एक बार एक ट्रिक बताए थे, अभी 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 मतलब एकदम अभी, नजदीक, सभी नजदीक आ जाएगा। और दूसरा अप, अप मतलब दूर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर या दूर। ठीक है, तो अभी मतलब एक जगह आ जाना, अप मतलब दूर। तो अभी सारी लेंस मतलब ऐसा लेंस जो सभी प्रकाश को मिला दे आगे जाकर के। ठीक है, तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एएसआई मात्रक क्या है। आप लोग को बताए थे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। और क्षमता को, ये फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखा जाता है। कौन चीज में रखा जाता है, मीटर में। तो f को हम यदि एक ले लें, क्या ले लें, एक ले लें, तो 1/1 मीटर। ठीक है, तो 1 से 1 खत्म, मतलब 1/मीटर। इसी को हम इतना लिख सकते हैं -1, m⁻⁻1। इसका मतलब होता है कि 1/m। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए m⁻⁻1।
बच्चे याद करते हैं लेंस के क्षमता का मात्रक, डायोप्टर डायोप्टर डायोप्टर, लेकिन यहाँ क्या है? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केवल रटने से सीधा सीधा क्वेश्चन तो आप बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा दिया, कहीं अलग से पूछा है, नहीं पूछा है, उसी में से है, लेकिन बहुत बच्चे इसको गलती किए होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के अंदर से घुमा करके थोड़ा सा पूछ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है? बहुत बार बताए थे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेत्र लगभग क्या होता है? गोलाकार। एक यहाँ लेंस होता है और यहाँ पर रेटिना, इस दोनों के बीच की दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये बताए हुए थे हम। ठीक है, अब पता नहीं आप लोग को याद होगा तो सही किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अभी बताए थे ऊपर, मानव नेत्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। और इसमें ये कौन सा लेंस है? इस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इतना इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जितना मेहनत किए थे, जितना यहाँ सेट बनाए थे, प्रैक्टिस किए थे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का अभी तक लगभग सब सही आ रहा होगा। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग का अच्छा से अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही करके आए हैं, मिलाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? एक छोटा सा ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे बुआ? निकट दृष्टि दोष दो प्रकार के आप लोग को मुख्य रूप से बताए थे, निकट दृष्टि दोष और एगो दूर दृष्टि दोष। तो निकट में कितने अक्षर है? 1 2 3। दूर में कितने अक्षर हैं? 1 2। ठीक है, अब लेंस का नाम लिख लेंगे। कौन सा लेंस? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। जो बीमारी है, जो दोष है, उसमें +1 करेंगे। ठीक है, +1, तो +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3 1 4। इसमें +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अर्थात जो लेंस का नाम लिखेंगे, जितना अक्षर उसमें आएगा, उसी लेंस से वह बीमारी ठीक हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या अक्षर? 1 2 3 4, 3 + 1 4। तो निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होगा? अवतल लेंस से। और उत्तल लेंस से क्या होगा? उत्तल दृष्टि दूर दृष्टि दोष ठीक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, तो निकट को ठीक करने के लिए कौन? अवतल। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बताए थे कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। प्रकीर्णन मतलब बिखराव, फैलना। ठीक है, बिखर जाना। ठीक है, तो वायुमंडल में जब प्रकाश चलती है, हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में क्या रंग? 7 रंग। ठीक है, उसमें लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो लाल रंग का जब तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो इसका प्रकीर्णन भी कम होगा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होगा? तो सबसे कम किसका होगा? लाल का होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मतलब प्रकाश चल रही है और थोड़ा सा मुड़ करके चली जाए, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए कैसा? सीधा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाए, इस घटना को हम लोग प्रकाश का विचलन कहते हैं। विचलन हो जाना, भटक जाना। ठीक है, तो कह रहा है कि कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? जिसका चाल ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, वो कम मुड़ेगा, वो रास्ता से कम भटकेगा। ठीक है,
तो किसका न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम, मतलब कौन सा रंग का प्रकाश कम भटकेगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो, चाल ज्यादा हो, तो किसका होगा, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए वह भटकेगा भी कम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस के चिन्ह नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में प्लस माइनस होता है, एक तरफ प्लस जोड़ते हैं और एक तरफ माइनस जोड़ते हैं। विद्युत सेल मतलब बैटरी, उसमें भी एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। ए मीटर, इसमें भी एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है। परिनालिका ये कैसा होता है, देखिएगा, बताए थे कि कोई अचालक पदार्थ का एक खोखली नली ले लेते हैं, ठीक है, और इस नली के ऊपर तांबे का तार लपेट देते हैं। अब बताइए, तांबे के तार पे कहीं प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा? कहीं लिखा रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, परिनालिका पे प्लस माइनस चिन्ह लिखा नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलिए। ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि केवल आप लोग को मिलाना तो है, बस सही गलत करते जाना है और काउंटिंग करते जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन शब्द थोड़ा सा टाइट दे दिया, शब्द थोड़ा सा भारी दे दिया, बच्चों को समझने में थोड़ा सा कठिन होने लगेगा। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। गुरुत्वानुवर्तन का अर्थ क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन का अर्थ होता है कि गुरुत्व के तरफ बढ़ना। क्या होता है? गुरुत्व के तरफ बढ़ना। गुरुत्व किधर होता है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, केंद्र की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है ना, केंद्र की तरफ खींचता है। तो गुरुत्व किधर हुआ? नीचे हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, तो नीचे की तरफ बढ़ने वाला कौन है? ऑप्शन में देखेंगे, तना की वृद्धि, पौधे का तना पृथ्वी से ऊपर, मिट्टी से ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे, जड़ की वृद्धि, जड़, किसी भी पौधे का जड़ देखिएगा वह मिट्टी में गहराई में धंसते जाएगा, मतलब जिधर पृथ्वी खींच रहा है उसी तरफ वो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि। ये हमारा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। फल की वृद्धि, ये तो जान ही रहे हैं, ये कहाँ लगता है? बहुत ऊपर लगता है, तो ये होगा नहीं। और ये जब हमारा एक ही आंसर है तो ये तो हमारा होने का सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? द्विखंडन का मतलब दो भागों में टूटना, मतलब एक जीव आगे चल करके जब दो भागों में टूट जाता है, दो अलग अलग नया जीव बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? ठीक है, तो एड्स ये लैंगिक जनन संचरित रोग है, गोनोरिया ये भी है, टाइफाइड नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। टाइफाइड क्या है? गंदे जल, गंदे भोजन का उपयोग करने से हमारे आंत इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन रोग नहीं है, ये गंदे पानी और गंदे भोजन करने से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज मतलब बीज विकसित होता है। बीज कौन चीज से विकसित होगा? सिंपल है, बीजांड से। किससे विकसित होगा? बीजांड से। अगला प्रश्न, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। यहां समझने वाली बात है। ठीक है, क्या है? ऑटोसोम। ये ऑटोसोम क्या होता है? ठीक है, तो ऑटोसोम हम लोग जानते हैं कि मानव में टोटल 23 जोड़ी, कितना? 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम भी कहा जाता है। लेकिन इसमें दो पार्ट होता है। क्या? इस 46 में से
कुछ गुणसूत्र जो है आपका लिंग का निर्धारण करता है, मतलब जन्म लेने वाला संतान लड़का होगा, लड़की होगी या कोई कुछ और होगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है। और कुछ गुणसूत्र ऐसा होता है जो यह डिसाइड करता है कि शरीर का आकार कैसा होगा, त्वचा का रंग कैसा होगा, आंखें कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, हाथ पैर कैसे होंगे। तो यहाँ दो काम, ठीक है। तो यहाँ टोटल 22 जोड़ी जो है, मतलब 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र यह डिसाइड करता है कि शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर का बनावट कैसा होगा, ठीक है। उसमें मात्र एक जोड़ी ही है जिसमें एक एक्स है और एक वाई है। यही डिसाइड करता है कि लड़का होगा, जन्म लेने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो ये जो 22 जोड़ी है, मतलब 44 गुणसूत्र है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 जोड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव, अनिम्नीकरण, अ मतलब न, अनिम्नीकरण मतलब टूटना, मतलब जीवों द्वारा टूटने वाला इसमें पदार्थ कौन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा DDT। यह एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है जो जीवों को मार देता है। यह विष होता है, जहर होता है। यह जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है, मतलब जीव इसको खा नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है, ठीक है। कागज, इसको जीव खा सकता है। वाहित मल, इसको भी खा सकता है। किसको नहीं खा सकता है? DDT को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DDT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन से श्रेणी का उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? क्या है? अपघटक है। अपघटक का मतलब ऐसा जीव जो पदार्थों को तोड़ता है, सरल करता है, मतलब पदार्थों को सड़ा के गला करके उसको मिट्टी में मिला देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा क्या? बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। जीवाणु क्या है? यह एक अपघटक का रूप है, पदार्थों को सड़ाता है, गलाता है और मिट्टी में मिला देता है, इसलिए इसको हम लोग अपघटक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पारे का अयस्क है। अयस्क मतलब वह पदार्थ जिससे धातुओं का निष्कर्षण होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पारा किससे निकाला जाता है? सीने बार से निकाला जाता है। सीने बार एक प्रकार का खनिज है, ठीक है, उससे क्या निकाला जाता है? यह पारा निकाला जाता है। क्लियर है? तो पारा का अयस्क क्या हो गया? सीने बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपका है लोहा। सक्रियता श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले आता है क्या? मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है लोहा, Fe, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन, इस शब्द को आप लोग तोड़ेंगे, शब्द को आप लोग तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, मतलब ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। सी में देखते हैं, कार्बन तो है, ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी में देखते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। क्या होगा? C4H10, मतलब इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -OH, मतलब इसका मतलब माइनस नहीं होता है, उसका मतलब होता है किसी में जा करके वो जुड़ेगा। ठीक है तो -OH क्रियाशील समूह है। यह किस चीज का क्रियाशील समूह है? मतलब जिससे ये जुड़ता है क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। क्या बनाता है? अल्कोहल। तो OH किसका क्रियाशील मूलक है? समूह है अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 बंधन होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, C60 फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? तो C60 फुलेरिन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। इसका जब संरचना आप लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा? फुटबॉल के जैसा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो ये वर्ग नंबर 14, 14वीं वर्ग का सदस्य है। कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? 14वीं वर्ग का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे, आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? युक्ति मतलब उपकरण, ऐसा उपकरण जो आपको इलेक्ट्रिक से बचाए, करंट से बचाए, उसको सुरक्षा युक्ति कहते हैं, सुरक्षा उपकरण कहते हैं। तो इसमें सुरक्षा युक्ति कौन नहीं है? देखिए, 1 नंबर में है फ्यूज तार। फ्यूज तार गल जाता है, शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है, मतलब आगे करंट नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सुरक्षा युक्ति हुआ। एमसीबी देखे होंगे, घर में लगा हुआ रहता है करंट, जैसे आगे शॉर्ट सर्किट होगा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, गिर जाएगा, लाइट कट जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सुरक्षा करता है। भूमिगत तार, ठीक है, क्या भूमिगत तार, जब घर में वायरिंग किया जाता है तो एक तार मिट्टी में, धरती में हलाया जाता है। ठीक है, ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक आ जाए वो क्या हो? धरती में चल जाए, हमको करंट लगने से बचे। ठीक है, तो ये भी एक सुरक्षा युक्ति हो गया। आगे है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मापने के काम में आता है, यह हमको बचाने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो सुरक्षा युक्ति कौन नहीं है? वोल्ट मीटर नहीं है। आगे देखा जाए, घरेलू गैस एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? बहुत बार बताए थे बउआ, क्या है? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, मतलब ऐसा ईंधन जो जीवों के अवशेष से बनता है। तो जीवों के अवशेष से आपका पेट्रोलियम भी बनता है, कोयला भी बनता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कई प्रकार के होता है, उसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी, जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग कैल्शियम के साथ जब पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका बनता है CaOH ट्वाइस, ठीक है,
और इसके साथ साथ जो है काफी उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी। मतलब यह उत्पाद तो बना ही, इसके साथ गर्मी भी निकलता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, कह रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए इसमें Cu मतलब कॉपर प्लस O2 दोनों आगे चल करके एक साथ मिल जा रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा उपचायक है? अभी ऊपर देखे ये कि दोनों क्वेश्चन देखिए, जिसको कंसेप्ट ये क्लियर होगा दो नंबर इसको यहीं पे मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा उपचायक है? अभी बताएं कि जिसके साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब मेन काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है, तो हमारा उपचायक कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 47, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। कहां मुक्त होता है? एनोड पर मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगा? मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं, कौन आएगा हमको यहाँ से हटा देगा? तो वही हटा पाएगा जो हमसे ज्यादा जानकार होगा, हमसे जो ज्यादा जानता होगा। ठीक है, तो उसी तरह जिंक को कौन हटाएगा? जो उससे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो जिंक से अधिक क्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो कौन हटाएगा? मैग्नीशियम हटाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्लास 6 से ही बताया जाता है कि पौधों में जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है, भोजन को ले जाता है। तो पौधा में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, आगे है, वृक्क का प्रधान कार्य, प्रधान मतलब होता है मुख्य, मेन काम। ठीक है, मेन काम। वृक्क मतलब होता है किडनी, किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड से अवशिष्ट पदार्थों को छानना और उसको उत्सर्जन कर देना, निकाल देना, बाहर कर देना। तो वृक्क का मेन काम क्या है? ये प्रजनन नहीं है, पाचन भी ये नहीं करता है, एटीपी का निर्माण भी नहीं करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। क्या करता है? उत्सर्जन, मतलब शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। मतलब पौधों में जो अपशिष्ट है वो कहाँ संचित रहते हैं? तो यह कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहता है। कहाँ रहता है? कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। उत्सर्जी मतलब उत्पन्न होने वाले, एक्स्ट्रा पार्ट, बाहर निकलने वाले पदार्थ क्या है? तो टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है। जैसे कुछ पेड़ को आप लोग काट दीजिएगा, उसमें से दूध निकलने लगता है वाइट वाइट, तो वो क्या है? वो तो या तो टैनिन है, या गोंद है, या रेजिन है। कुछ पौधा में से लसा निकलने लगता है, लसा मतलब रेजिन है। ठीक है चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वह गोंद है। उसी तरह आपका क्या है? टैनिन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन जब शरीर में कम होने लगता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, और जब शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है, या शुगर का बीमारी भी कहते हैं, चीनिया बीमारी भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है। तो देखिए आपका आंसर क्या है? मधुमेह दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मधुमेह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है?
प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, ठीक है, इनमें से सभी है। प्रतिवर्ती क्रिया इनमें से, मतलब एक को देख करके दूसरा रिएक्ट कर रहा है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसमें सभी आ जाता है। छींक आना, जैसे नाक में कुछ घुसता है अवांछनीय पदार्थ, शरीर उसको बाहर निकालना चाहता है, जिसे छींक आता है। मिठाई हमने देखा, ठीक है, और उसको जिज्ञासा होता है खाने का, मुंह में पानी आने लगता है। आंखों का झपकना, जैसे आंख में कुछ आता है, ठीक है, तुरंत पपनी बंद हो जाता है, पलक झपक जाता है, ठीक है। तो इनमें से सभी जो है क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, यह मादा हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मादा हार्मोन है, मतलब महिलाओं में यह हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। आगे, आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के समूह 18 में हीलियम है। क्या है? हीलियम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोरॉन का परमाणु भार क्या है? बोरॉन का परमाणु भार आप लोग को याद होगा 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? वैश्विक उष्मक के लिए, मतलब विश्व में तापमान बढ़ाने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये करता क्या है? ऊपर से आने वाले उष्मा को तो आने देता है, लेकिन यहां से निकलने वाले उष्मा को वो रोक देता है, मतलब यह एक कंबल का काम करता है, ठीक है। सूर्य से जो उष्मा आता है उसको आने देता है, लेकिन धरती जो परावर्तित करता है उसको बाहर नहीं जाने देता है, नीचे दबा करके रखता है, ठीक है, जिससे उष्मा यहाँ धरती पर बढ़ता है। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? देखिए, चिपको आंदोलन, इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इनका साथ दिए थे क्या? चंडी प्रसाद भट्ट। दोनों ऑप्शन है, और ये डी में देखिए बी और सी दोनों दिया हुआ है, मतलब बी भी दिया हुआ है और सी भी। तो मेन किरदार तो सुंदरलाल बहुगुणा है ही, उनका साथ दिए थे चंडी प्रसाद भट्ट, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। क्लियर है? तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो चंडीदास और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत, सबसे मेन स्रोत सूरज है। क्या है? सूर्य है, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्टा। कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? कट्टा नाम है, यह एक व्यवस्था होती है जिसमें बारिश का जो जल होता है उसको संग्रहित किया जाता है। यह प्रचलित है कर्नाटक में। कहां प्रचलित है? कर्नाटक में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल बनाने में, मतलब सोलर सेल बनाने में, सोलर बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। प्लूटोनियम का भी नहीं किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। किसे किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो बताए थे प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम कर सकते हैं, यहां एक और जोड़ दीजिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। और ऐसे जो जोड़ा जाता है, ऐसे जो जोड़ा जाता है इसको समांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। तो इसमें जैसे इसका 2 ओम है, इसका प्रतिरोध 2 ओम है और इसका भी प्रतिरोध 2 ओम है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 4 ओम। क्या हो जाएगा? 4 ओम बढ़ गया। लेकिन इसमें कैसे जोड़ते हैं? 2 ओम का है, 2 ओम का है तो 1/2 प्लस 1/2
2। ठीक है, तो इसमें बढ़ता नहीं है, क्या हो जाएगा 1 1 2, 2/2, क्या हो जाएगा नहीं। तो आपका बढ़ा किसमें, बढ़ा है आपका श्रेणी क्रम में। क्लियर है, आगे चलते हैं। धातु में आवेश वाहक होता है। एग्जाम देने जाने से पहले, मतलब 2-4 रोज पहले तक ये लास्ट में बताए थे। विद्युत धारा जो चैप्टर चल रहा था, रिवीजन चल रहा था, उसमें बताए थे कि आवेश के प्रवाह में मेन भूमिका कौन निभाता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन गमन नहीं करता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता ही है, वो कहीं नहीं जाता है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो आराम से बैठा रहता है। प्रोटॉन ये बाहर रहता है लेकिन कहता है कि ना हम नहीं जाएंगे, अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है घर से बाहर रहता है, दरवाजे पे जैसे कोई धक्का देता है तुरंत निकल के दौड़ने लगता है। मतलब ये आवेश के प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है। तो शुद्ध जल में कोई आयन नहीं होता है जिससे वह विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, कुचालक होता है। कोई आयन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं करेगा, तो यह क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक है। तो आपको बताया गया है कि चांदी जो है सबसे ज्यादा सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड किया था। किसने किया था, ओरस्टेड ने किया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली, जैसे अपना बाएं हाथ के हम 3 उंगलियों को फैला लें इस तरह से, ठीक है, तो इसमें मध्यमा उंगली, मध्यमा कहने का मतलब क्या है, इसको अंगूठा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं और इसको मध्यमा कहते हैं। तो इस तरह जब हम फैलाते हैं तो यह मध्यमा उंगली कौन चीज का इशारा करता है, यह जो है आपका सीधा हाथ, ये उंगली सीधा हाथ क्या है, एक चालक तार है। यह क्या है, एक विद्युत धारा है। जब इसमें विद्युत धारा दिया जाता है तो यह चालक, ये जो अंगूठा दिखा रहा है इस पे लगने वाले बल, जैसे इसमें विद्युत धारा देंगे इस चालक में, ये चालक जो है ऊपर भागेगा। ठीक है, तो मध्यमा कौन चीज का इशारा करता है, विद्युत धारा का। तो चालक में विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। कौन चीज दिखाता है, दिशा को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। घर में जो विद्युत धारा दिया जाता है एसी, अल्टरनेटिव करंट, इसी को लिखा गया है प्रत्यावर्ती धारा, उसका आवर्त कितना होता है। ठीक है, आवृत्ति उसका कितना होता है, तो उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज, और वोल्ट में मापा जाए तो 240 वोल्ट का विद्युत धारा आपके घर में यूज के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि फ्यूज करता क्या है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज गर्म होकर के पिघल जाता है। अब यदि उसका गलनांक काफी अधिक रहेगा, ठीक है, तो जल्दी गलेगा नहीं, तो शॉर्ट सर्किट भी होगा तो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह किस नियम से, तब परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर, कोण आई ये हमेशा बराबर होता है कोण आर के। ये परावर्तन का नियम 2 है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बताए थे समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, और आभासी बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो आंसर देखिए, वास्तविक तो बनता नहीं है, आभासी बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आभासी। अगला क्वेश्चन, पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। पिन होल कैमरा आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं, चलिए। पिन होल कैमरा एक खोखला डब्बा रहता है, ठीक है, खोखला डब्बा रहता है,
उसको काट करके एक थोड़ा सा बनावट इस प्रकार का होता है। एक डब्बा होता है, एक जगह इसको काट करके एक आभासी मतलब अर्ध पारदर्शी प्रकार का एक पदार्थ लगाया जाता है। यहाँ पर हल्का प्लास्टिक टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ एक पिन होता है, इस पिन से देखने पर, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, ठीक है। तो पिन होल कैमरा में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा? मतलब अभी बताए हैं, एक दर्पण ले लीजिए और इस पे एक अभिलंब, ये आपका हो गया आपतन कोण, आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये हो गया अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, कोणाई, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, कोण आर। तो कह रहा है कि आपतन कोण 45 डिग्री, ये कोण कितना? 45 डिग्री। तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि हमेशा कोण आई कोण आर के बराबर होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, ये परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच कितना कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे कम नहीं बनेगा, अधिक नहीं बनेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? सघन माध्यम मतलब घनत्व उसका ज्यादा है, किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो प्रकाश विरल माध्यम में तेज चलता है और सघन माध्यम में धीरे चलता है। तो बस ये देख लीजिए कि किसमें प्रकाश का चाल अधिक है और किसमें कम है। तीन गो जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें हवा में सबसे अधिक प्रकाश का चाल है, उसके बाद जल में है, और सबसे कम किसमें है? केरोसिन में। तो कहा जा रहा है कि प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत कम सघन माध्यम, अपेक्षाकृत सघन माध्यम, तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम कौन? केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, कभी बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि चांद का जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो बड़ा बनेगा ही नहीं, तो आवर्धन आएगा कहां से? आवर्धित नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? नगण्य, मतलब आवर्धन नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु में प्रकाश में होता है। प्रकाश तंतु मतलब एक प्रकार का काफी पतला सा बारीक केस के बराबर एकदम पतला सा तार होता है, पाइप होता है, फाइबर का बना होता है, ठीक है। फाइबर का बना हुआ एकदम पतला सा बारीक सा तार होता है जिसके अंदर होल होता है, ठीक है। उससे जब प्रकाश गुजारते हैं तो उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश काफी दूरी तक सफर कर सकता है, काफी दूरी तक चला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये रहा आपका आज के साइंस एग्जाम का प्रथम पाली का 80 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम आज काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अधिकतर आपके टेक्स्ट बुक से ही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अधिक नहीं है, एका दुका है। तो आपको तो आंसर 40 का ही देना है ना, तो 40 काफ़ी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें 100% मार्क्स लाए होंगे। आप लोग ये वीडियो देखे, मिलाएं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं, कितना मार्क्स किए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।